श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है, और जब दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करते हैं तो आप पाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी 1939 से 1945, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के उपागम क्या कहलाते हैं? परंपरागत उपागम। और द्वितीय विश्व युद्ध से बाद के उपागम इनको बोला गया आधुनिक उपागम। तो राजनीतिक सिद्धांत के उपागमों को आपस में डिवाइड करने वाली जो डिवाइडिंग लाइन है वो है बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध। इससे पहले के उपागमों को परंपरागत उपागम और बाद के उपागमों को आधुनिक उपागम की श्रेणी में रखा जाता है। परंपरागत उपागमों की श्रेणी में हम बात करते हैं दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी संस्थात्मक उपागम, आनुभविक उपागम और आधुनिक उपागमों की श्रेणी में बेसिकली हम दो उपागमों का जिक्र करते हैं। एक व्यवहारवादी उपागम और दूसरा उत्तर व्यवहारवादी उपागम। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के यही दो प्रकार के उपागम हैं जिनको हमने परंपरागत व आधुनिक उपागमों की श्रेणी में बांट लिया। ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियरली आप तक पहुंच रहा है ना? अजीत, देवेंद्र, शिवी, रुचि, दीपक, क्लियर है? बिल्कुल। सुधीर, मुस्ताक, गुड। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि देख रहे हैं पहले ही मैं हेडिंग डाला हूं दार्शनिक उपागम, मतलब परंपरागत उपागम हम करने वाले हैं। और परंपरागत उपागमों में है ना संगम, सबसे पहले हम बात करेंगे दार्शनिक उपागम। ठीक है, हेडिंग डालिए दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम, देखो उपागम का सीधा मतलब है अप्रोच, दृष्टिकोण, मंजित, दृष्टिकोण, तरीका। सामान्य भाषा में कह लीजिए विचार।
आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका विचार क्या है, आपका वे आउट क्या है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का पढ़ने का तरीका है लिख लिख के पढ़ना, और कोई बिना लिखे पढ़ रहा है, दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना तरीका है। अलीशा, नॉर्मेटिव अप्रोच यही है, दार्शनिक उपागम। इसी को हम नॉर्मेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, है ना, जहां नॉर्म्स यानी वैल्यूज, मूल्यों को वरीयता दी जाती है। क्लियर ना। चलिए अब ध्यान से समझिए एक एक चीज को, बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पर जो आप समझेंगे ना, इसको मैं संक्षेप में लिखवाऊंगा भी, इसलिए पहले ध्यान से समझिए, बोर्ड वर्क को फॉलो करिए, और उसका सिनॉप्सिस नोट्स भी साथ साथ लिखते चलेंगे आप। मैं ठहर के आराम से उसे लिखवा दिया करूंगा, है ना। डिक्टेशन स्किप करने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि कुछ आप लिखेंगे ही नहीं। जहां चीजें जरूरी है लिखना, वहां आपको लिखना ही है, छोड़कर नहीं चल सकते, क्योंकि ऑप्शनल है ना। लंबा ब्रेक हुआ तो सब भूल जाएंगे कि क्या पढ़े थे। देखिए, ये जो दार्शनिक उपागम है, पहली बात, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत उपागम है। कहने का मतलब कि राज्य से संबंधित गतिविधियों के अध्ययन का परंपरागत उपागम है। दूसरी बात, इस उपागम से संबंधित आखिर कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो अपनी पहचान रखते हैं, या जिनकी पहचान को दार्शनिक उपागम के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो देखिए, इस उपागम के सबसे प्रबल समर्थक या मजबूत समर्थक प्लेटो को माना जाता है ना। दार्शनिक उपागम के प्रबल समर्थक के रूप में किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था, इसे राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस उपागम के सबसे प्रबल समर्थक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो के अलावे अगर देखा जाए तो लियो स्ट्रॉस, दांते जर्मेनो, क्लेमेनेट्स, इत्यादि दार्शनिक इस उपागम से संबंधित हैं। इत्यादि दार्शनिक इस उपागम से संबंधित है, ठीक है। तो अभी तक हमने यही जाना कि जो दार्शनिक उपागम है, दार्शनिक उपागम ये बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत उपागम है। इस उपागम से संबंधित जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनमें सबसे प्रमुख दार्शनिक प्लेटो है। प्लेटो के अलावे अगर अन्य दार्शनिकों की बात करें, अन्य चिंतकों की बात करें, तो उस श्रेणी में लियो स्ट्रॉस, दांते जर्मिनो, प्लेमेनेट्स, इन जैसे विचारक आते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी बात,
यस, इसके अलावे क्योंकि नाम से ही सुस्पष्ट है दर्शन, तो इसका मतलब यह है कि यह उपागम मूल्य प्रधान उपागम है, मूल्य प्रधान उपागम है। मूल्य प्रधान उपागम है का मतलब हुआ कि इस उपागम में तथ्य की जगह चिंतन को वरीयता दिया जाता है, चिंतन को। इस उपागम के अंदर आदर्श को बढ़ावा दिया जाता है। यह उपागम विश्लेषणात्मक नहीं है बल्कि निर्देशात्मक है, निर्देशात्मक है। यह उपागम क्या है से संबंधित नहीं है बल्कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए से संबंधित है। अध्ययन की आगमनात्मक नहीं बल्कि निगमनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, निगमनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में सत्य या असत्य का परीक्षण नहीं किया जाता बल्कि इस उपागम में इस बात का परीक्षण किया जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। उचित व अनुचित पर विचार किया जाता है। तो ये तो इस उपागम की विशेषताएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, या इस उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस उपागम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई मानव जीवन में जो नैतिक समस्याएं आती है उन नैतिक समस्याओं का आखिर कैसे समाधान निकाला जाए। समझ रहे मेरी बात? यानी मनुष्य के जीवन में आने वाली नैतिक समस्याओं का कैसे उपयुक्त समाधान निकाला जाए, इस परिप्रेक्ष्य में यह उपागम हमारे लिए मददगार सिद्ध होता है। यानी हमारे जीवन में जो नैतिक द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है ना, उस द्वंद्व से कैसे बचा जाए, इसके लिए दार्शनिक उपागम हमें मदद प्रदान करता है। क्योंकि ये निर्देशात्मक होता है, हमें निर्देशित करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब भले जैसा ये निर्देशित करता है हम उसे फॉलो करें या ना करें, लेकिन मन में एक बात तो आती है कि यार हमें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ही उचित होगा। तो कम से कम आदर्श की तरफ उन्मुख होने के लिए हमें प्रेरित तो करता ही है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, आपने अपने दिमाग में एक आदर्श सेट कर लिया कि चूंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना टॉप 10 रैंक के लिए तैयारी करें। ये एक आदर्श स्थिति है कि टॉप 10 रैंक के लिए हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके लिए व्यवहार में भी तो रणनीति तय करनी होगी। और व्यवहार में जब उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, धरातल पे आप ठीक से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो चिंतन दिमाग में ही सिमट के रह जाएगा। लेकिन यह भी तय है कि अगर आपने चिंतन कर लिया कि आई हैव टू गो फॉर टॉप 10 रैंक्स, इट मीन्स यू वुड बी वर्किंग अकॉर्डिंगली, एटलीस्ट यू विल ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली। आप प्रयास करेंगे कि चलो भाई हमें टॉप 10 के लिए काम करना है, इसका मतलब कि अन्यों की तुलना में थोड़ा अधिक मेहनत करनी है। तो कम से कम एक आदर्श सेट कर लिए, तो वही आदर्श आपके यथार्थ को गाइड कर रहा है कि नहीं, गाइड कर रहा है। तो इस तरीके से दार्शनिक उपागम हमारे लिए मददगार सिद्ध होता है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अरे हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई, हमारे आपके सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, उन्हीं के अध्ययन के ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, भिन्न भिन्न उपागम है, जिसमें पहला उपागम हम पढ़ रहे हैं दार्शनिक उपागम।
तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कलेक्टिव लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, द कलेक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। और कलेक्टिव लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स को हम बेसिकली स्टेट एक्टिविटीज भी कहकर संबोधित कर देते हैं कि वही सार्वजनिक क्या है, जो राज्य का कार्य है वही सार्वजनिक है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। तो देखिए, दार्शनिक उपागम, सामान्य भाषा में मैं कहूं खुशी, तो दार्शनिक उपागम हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप जीवन जी रहे हैं, लेकिन चिंतन, मनन, दर्शन आपको सिखाता है कि भाई उत्कृष्ट कोटि का जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। दार्शनिक उपागम हमें सिखाता है कि एक आदर्श शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श राजनीतिक तंत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श नागरिक समूह कैसे होने चाहिए। मतलब हर जगह चाहूं और आदर्श की बात होगी। और आदर्श को सेट करना चिंतन का परिणाम है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने 4-5 राजनीतिक प्रणालियां हैं, या एक तरह से शासन प्रणालियां उपलब्ध है, आपने चारों पांचों का अध्ययन किया, आपने देखा कि यार अमुक राजनीतिक प्रणाली के अंदर या अमुक शासन प्रणाली के अंदर XYZ खूबियां हैं, ABC कमियां हैं। इसी तरह से खूबियां कमियां अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों का आप देखेंगे, और आपकी कोशिश क्या होगी कि सभी राजनीतिक प्रणालियों को अधिकाधिक रूप से खूबियों से, अच्छाइयों से सुसज्जित कर दें, बुराइयों से मुक्त कर दें, कमियों से मुक्त कर दें। अब ये तो एक आदर्श शासन प्रणाली की परिकल्पना आप कर रहे हैं। अब उस शासन प्रणाली को आप व्यवहार में अपना सकेंगे कि नहीं अपना सकेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि जो आदर्श शासन प्रणाली आपने अपने मन मस्तिष्क में चिंतन के द्वारा उत्पन्न किया, आप उसे प्राप्त करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि वो आपको निर्देशित करेगी कि देखो द बेस्ट इज हियर, यू शुड बी अप्रोचिंग दिस। जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो ये है, और तुम्हें इस व्यवस्था को अप्रोच करना चाहिए। यही हमें दार्शनिक उपागम सिखाता है। बट इसकी अपनी कमियां भी है भाई। दार्शनिक उपागम की जो सबसे बड़ी कमी है आपको बताऊं, वो ये है कि एक पक्षीय है। जरा सोचिए, राजनीतिक सिद्धांत संतुलित कब होगा? राहुल एकदम बात मत करिए इधर उधर का, पूरा टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल बात मत करिए, है ना। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होता है तो कई बार हम ऑनलाइन चैट्स पे बहुत ध्यान नहीं देते और टॉपिक स्मूथली चलते जाता है ना। अगर ये आदत है कि बार बार सवाल करना है, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी क्लास को डिनाई कर दीजिए, मत करो, बंद कर दो। हमें एकदम ये पसंद नहीं है ऐसे बच्चे जो क्लास में कंसंट्रेशन के साथ आधे घंटे सुन ना सके। तुम सुनोगे नहीं तो विषय को समझोगे कैसे? इसलिए बीच में एकदम कोई बात मत करिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सब पहले लेक्चर में मैं समझा चुका हूं। अब आप उसे नहीं देखे तो ये किसकी कमी है बताओ? तो बिल्कुल विथ फुलेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्लास को फॉलो करिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप ध्यान से एक एक चीज को सुनिए, समझिए और फिर लिख लीजिए संक्षेप में उसे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ठीक से आप समझेंगे नहीं तो बिना समझे किसी चीज को लिखने का कोई औचित्य है? आप समझिए, समझने के क्रम में कोई कंफ्यूजन हो बेझिझक पूछिए। चैट इसलिए है, चैट इसलिए नहीं है कि लिखने की छूट मिल गई, जो मर्जी वही लिखते जा रहे हैं। ऐसे मत करिए। ऐसे करेंगे तो हम चैट हटा देंगे, लास्ट के 5 मिनट चैट ओपन करेंगे। इसलिए बिल्कुल ऐसा ना करें। ये लो, इसको क्या हो गया?
बोर्ड ही गायब हो गया। क्लिक तो नहीं हुआ, अपने आप से हो गया था। टाइमर सेट है क्या? कुछ बच्चों का कहना है कि क्लास बहुत रुक रही है। हाँ, तो देखिए मैं यही बता रहा था कि दार्शनिक उपागम हमें यह सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, है ना। राजनीति से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, आदर्श संस्थाएं कैसी हो सकती हैं। फिर हमने बात करना प्रारंभ किया कि ठीक है साहब, इस उपागम की कुछ कमियां और खूबियां भी होंगी। तो कमियों, अगर कमियों की हम बात करें कि दार्शनिक उपागम की कमियां क्या है ना, कमियां, तो आपको नहीं लगता कि दार्शनिक उपागम हमें यथार्थ से दूर ले जाता है, हमें व्यवहारिकता से, अनुभव से दूर ले जाता है और ख्वाबों की दुनिया में खोए रहने के लिए प्रेरित करता है। चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, हकीकत में चाहे उसे फॉलो करें या ना करें कोई मतलब नहीं, चिंतन होना चाहिए। तो ये हमें, आप कह सकते हैं कि यथार्थ से दूर ले जाता है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा दो पक्षों से मिलकर बनता है, तथ्य और मूल्य। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक सिद्धांत का यह दार्शनिक उपागम एक पक्षीय है, रागिनी, है ना। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह उपागम पूर्णतः एक पक्षीय उपागम है, पूर्णतः एक पक्षीय उपागम है। यह केवल हमें आदर्श की तरफ मोड़ता है, आदर्श की तरफ मोड़ता है और यथार्थ से दूर ले जाता है, और यथार्थ से दूर ले जाता है। अब जरा सोचिए, आदर्श का संबंध किससे है? आदर्श का संबंध चिंतन से है। चिंतन कैसी अवधारणा है? भावार्थक अवधारणा है, अमूर्त। अमूर्त कहने का मतलब जो मूर्त नहीं है, जिनके बारे में केवल हम सोच सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर हस्तांतरित नहीं कर सकते, जिनके बारे में केवल चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है राधिका, राधिका करिए, आज तो क्लास सही चल रही है। हाँ, आज मुसल्लापुर सेंटर से क्लास ले रहा हूं। बोरिंग रोड सेंटर से पता नहीं किस कारण से थोड़ी स्टूडियो, मतलब इंटरनेट इशू आ जाता था। यहां तो कोई इशू नहीं है। ये बताइए, दार्शनिक उपागम की कमियां समझ पाए कि नहीं? भाई, दार्शनिक उपागम की यही कमी है कि ये हमें हमेशा चिंतन में डुबोए रखता है। ये
हमें यथार्थ से, अनुभव से, हकीकत से, व्यवहारिकता से दूर ले जाता है। मुस्ताक, खुशी, अभय, अमृता, ये हमें व्यवहारिकता से दूर ले जाता है। हम चिंतन लोक में खोए रहते हैं। बिल्कुल, बस यही देखेंगे कि आदर्श शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। इसे मान लो भारत को विकसित देश के रूप में देखना है तो सोचते रहेंगे, चिंतन करेंगे कि भारत ऐसा विकसित देश हो कि दुनिया के अन्य देशों के लिए मिसाल बन जाए। और पता चला कि एक भारी भरकम आबादी लंबे समय से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है और ख्वाब देख रहे हैं कि 2030 तक दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएंगे। तो चिंतन करने में क्या जाता है? व्यवहार में क्या करना चाहिए उस पर फोकस नहीं है। यूटोपिया, बिल्कुल। हाँ, जो आदर्शवादी होते हैं ना, आमतौर पे वो स्वप्नदर्शी होते ही। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आप जितने आदर्शवादी होंगे तथ्यात्मकता से उतने ही दूर जाएंगे। तथ्यात्मकता से जितने दूर जाएंगे आप वैज्ञानिकता से दूर जाएंगे, केवल तर्क करेंगे। अब किसी ने कह दिया कि हमसे 4 साल सीनियर भैया या दीदी लगातार 365 दिन तक पीपल बाबा को जल चढ़ाए थे और प्रति शनिवार और मंगलवार को तो समझ लीजिए सूर्योदय से पहले जल अर्पित कराए थे, और ऐसा उन्होंने किया, आईएएस बन गए। अब जो दूसरा आदर्शवादी इस बात को सुनेगा तो कहेगा अच्छा, उन्होंने पीपल भगवान की पूजा की, आईएएस बन गए। इसका मतलब कि हम भी करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। अब एक आदर्श बना लिया और लगा कि ऐसा करने से उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, बस टाइमली पूजा पाठ, अगरबत्ती धूप बत्ती चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है। तो केवल तर्क का प्रयोग कर रहा है, चिंतन का प्रयोग कर रहा है, यथार्थ में नहीं है। यथार्थवाद यह कहता है कि पढ़ोगे तो ही स्कोर करोगे, तो ही रिजल्ट लोगे, है ना। आदर्शवाद क्या कहता है? चलो रिजल्ट तो होता रहेगा, बट लक्ष्य छोटा क्यों रखे, करेंगे तो टॉप ही करेंगे, पहले ही रैंक लाएंगे। ये आदर्शवाद है। आदर्शवाद कहीं ना कहीं आपको अतार्किकता की तरफ भी मोड़ देता है, मतलब अवैज्ञानिकता कहिए, अतार्किकता तो नहीं कहेंगे, अवैज्ञानिकता की तरफ मोड़ देता है। एक आदर्शवादी व्यक्ति संभव है अंधविश्वासी हो सकता है, लेकिन यथार्थवादी कभी अंधविश्वासी नहीं होता। इसीलिए चूंकि हमने राधिका के कमेंट पर यह बताना शुरू किया कि जो आदर्शवादी होते हैं दे आर बेसिकली यूटोपियंस, तो बहुत हद तक इनकी बात जायज भी है। हाँ, बट इतना है मुस्ताक कि अगर आप चिंतन से निर्देशित होने लगे तो संभव है आप अच्छा कर जाए। ऐसा नहीं है कि दार्शनिक उपागम की केवल कमियां ही है, इसकी खूबियां भी है। भले व्यवहार में ये हमें बहुत लाभ नहीं पहुंचाता, लेकिन इस बात को मानेंगे ना कि हमें आदर्श की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित तो करता है। अब मान लीजिए कोई प्रेरित ना हो तो उसका क्या कहेंगे? चिंतन को व्यवहार में बदल दे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लाभ मिलेगा। और दार्शनिक उपागम का मकसद भी यही है कि लोगों को निर्देशित करे, कि लोग कहां उन्मुख हों, आदर्श की तरफ। मतलब आदर्श मतलब जो सर्व उपयुक्त अवस्था है, सबसे उपयुक्त अवस्था है।
तो इस तरह से हम लोगों ने दार्शनिक उपागम का अभिप्राय पढ़ा, दार्शनिक उपागम की विशेषताएं, इसकी कमियां, इन तमाम बिंदुओं पर हमने बात की। रितिका, क्लियर है? अभय, प्रीति, तो अब बताइए, राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक उपागम को आप समझ गए हैं? हाँ बिल्कुल, मंजिल तक पहुंचने के लिए आप व्यवहार में मेहनत करिए। आदर्शवाद आपको प्रेरित करेगा कि भाई देखो तुम्हारी मंजिल ये है ना, तुम प्रयास करो। अब मान लीजिए आप टॉप 10 का टारगेट रखे हैं, तो संभव है टॉप 100 तक तो आ ही सकते हैं, अगर उस दिशा में ढंग से व्यवहार में मेहनत किए हैं तो। तो इसको लिख लीजिए संक्षेप में, राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक उपागम। दीपक, लिख लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक उपागम, योगेश लिखिए। रागिनी, राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक उपागम राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक उपागम एक आदर्श मूलक उपागम है। राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक उपागम एक आदर्श मूलक उपागम है। जो मूल्य प्रधानता की वकालत करता है, जो मूल्य प्रधानता की वकालत करता है, इस उपागम से संबंधित, इस उपागम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विचारक प्लेटो को माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विचारक प्लेटो को माना जाता है। इस उपागम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विचारक प्लेटो को माना जाता है। आधुनिक युग में इनका नाम लिख लेंगे, लियोस्ट्रॉस, दांते जर्मेनो, प्लेमनेट्स, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन,
जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, इत्यादि चिंतकों को इस उपागम से जोड़ा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक उपागम का मुख्य उद्देश्य, राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक उपागम का मुख्य उद्देश्य, राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक उपागम का मुख्य उद्देश्य मानव समाज के समक्ष मानव समाज के समक्ष आने वाली मानव समाज के समक्ष आने वाली नैतिक समस्याओं का समाधान करना है, नैतिक समस्याओं का समाधान करना है। इस उपागम का मुख्य संबंध इस प्रश्न से है इस उपागम का मुख्य संबंध इस प्रश्न से है कि अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए। अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए, कॉमा, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, कॉमा, एक आदर्श राजनीतिक प्रणाली या शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इत्यादि। राजनीतिक सिद्धांत का यह उपागम उचित व अनुचित में भेद पैदा करने पर बल देता है। उचित व अनुचित में भेद पैदा करने पर बल देता है। उचित व अनुचित में भेद पैदा करने पर बल देता है। इस उपागम का उद्देश्य व्यक्ति को या मनुष्य को, इस उपागम का उद्देश्य मनुष्य को किसी विषय पर या किसी विषय के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। यह उपागम मुख्यतः
निर्देशात्मक है ना, डायरेक्टिव इन नेचर, निर्देशात्मक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस उपागम के आलोचकों का यह मानना है, इस उपागम के आलोचकों का यह मानना है कि यह अमूर्त अथवा भावार्थक संकल्पनाओं पर, अमूर्त अथवा भावार्थक संकल्पनाओं पर अमूर्त अथवा भावार्थक संकल्पनाओं पर अधिक बल देता है, जिसके कारण यह उपागम अमूर्त अथवा भावार्थक संकल्पनाओं पर अधिक बल देता है, जिसके कारण यह यथार्थ से दूर हो जाता है, जिसके कारण यह यथार्थ से दूर हो जाता है, जिसके कारण यह यथार्थ से दूर हो जाता है। आलोचकों का यह भी मानना है, आलोचकों का यह भी मानना है कि यह उपागम एक पक्षीय उपागम है, एक पक्षीय उपागम है जो केवल चिंतन एवं मनन को वरीयता देता है, जो केवल चिंतन एवं मनन को वरीयता देता है तथा तथ्यों की अनदेखी करता है, तथ्यों की अनदेखी करता है। नोट 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 आधुनिक युग में दार्शनिक उपागम, आधुनिक युग में दार्शनिक उपागम पूरी तरह मान्य नहीं है, पूरी तरह मान्य नहीं है। यह केवल इस रूप में महत्वपूर्ण है, यह केवल इस रूप में महत्वपूर्ण है कि यह हमें आदर्श की तरफ उन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है, यह हमें आदर्श की तरफ उन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? रागनी, मंजीत, एजाज, साक्षी, अजरा, रुद्र, गोलू, सुनील, हाँ
तो इस तरह से हम लोगों ने परंपरागत उपागमों की श्रेणी में पहला उपागम यानी दार्शनिक उपागम पढ़ लिया, समझ लिया और संक्षेप में लिख भी लिया। तो अब हम अगले उपागम की तरफ चले। दीपक, संगम, ऐतिहासिक उपागम। अमित का कहना है कि सर स्पीड थोड़ा कम करिए, स्पीड लिखवाने का स्पीड। अमित, कोई बात नहीं, स्पीड कम कर देंगे, ऐसा क्या है। मतलब आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी तो चूंकि शुरुआती क्लासेस है ना, इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशनल क्लास ले रहे हैं, 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की। थोड़ी छुट्टियां भी हो जा रही हैं क्योंकि अभी बैच में बहुत सारे बच्चे, नए बच्चे जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अब जैसे कुछ लोग ये हैं कि उनका जीएस का बैच समाप्त होने वाला है हफ्ते 10 दिन में, उसके बाद जुड़ेंगे। तो अब उन बच्चों की तरफ से दबाव है कि अभी थोड़ा सिलेबस स्लो ही कराया जाए, वो जल्दी ही जीएस से फ्री हो जाएंगे, फिर इस बैच में साथ साथ आने लगेंगे, है ना। मंजीत कह रहे हैं सर एग्जाम्पल भी दीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल का मतलब आपको ये लगता है कि एक्स वाई जेड के रूप में एग्जाम्पल देंगे तो ही एग्जाम्पल है। यहाँ एग्जाम्पल भी कहानियों के रूप में होता है ना। दार्शनिक उपागम को आप एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो हमने इतना आसान एग्जाम्पल दिया था कि जिंदगी में कभी ना भूलो। ठीक है। आदर्शवादी उपागम का जो एग्जाम्पल दिया था उससे मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल दे दे रहा हूं। आप पीएसआईआर की क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद घर पे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते, नोट्स वगैरह कुछ रिवाइज नहीं करते, बस ये कहते हैं कि 6 महीने में पीएसआईआर तैयार हो जाएगा और 2027 में जब अटेम्प्ट देंगे, है ना, तो 2027 के अटेम्प्ट के दौरान 500 में कम से कम 400 अंक तो ला ही देंगे। और खूब गुणागणित कर रहे हैं कि पेपर 1 पार्ट ए 125 अंक, यहाँ से लगभग 110 ला देंगे। पार्ट बी, ये तो आईजीपी है और आसान है, जीएस में भी पढ़ते हैं। खूब गुणा भाग कर रहे हैं, 400 पार कर दे रहे हैं दिमाग में, चिंतन में। व्यवहार में उसके लायक बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए। तो ये उपागम इस बात पे बल नहीं देता कि यथार्थ में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, बस ये कहता है कि शानदार लक्ष्य निर्धारित करो। समझ रहे मेरी बात। लक्ष्य बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। यानी बस चिंतन करते रहिए। हाँ, लेकिन एक लाभ है, अगर चिंतन से प्रेरित होकर व्यवहार में उस आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे तो फिर तो जीवन ही धन्य हो गया। सावन, देखिए इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली से वापस लौट आऊं उसके बाद, है ना, क्योंकि जो बच्चे पटना से बाहर के हैं वो तो मान लीजिए ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन जो पटना सेंटर के बच्चे हैं, जब तक मैं पटना हूं तब तक ऑफलाइन मोड में क्लास कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है।
अभी स्टार्ट नहीं किए हैं योगेश ऑफलाइन, लेकिन अब ऑफलाइन करेंगे। मतलब बैच तो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन इन ए सेंस कि जब पटना रहेंगे तो क्यों ना ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ा दे, जब प्रयागराज रहेंगे तो स्टूडियो में ऑनलाइन लेने से बेहतर है क्लास में ऑफलाइन ले लें, है ना। ताकि इससे क्या होगा कि ऑप्शनल के बच्चों से हर एक सेंटर पे बातचीत भी होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। ठीक है देवेंद्र। ओके सुनील, आगे बढ़ें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा उपागम। कौन सा है दूसरा उपागम? ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम। ठीक है विष्णु। अरे भाई, मानव समाज के सामने क्या समस्या आती है? नैतिकता को लेकर, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यही तो समस्या आती है। तो उन नैतिक समस्याओं के हल निकालने में ये बहुत मददगार है। ठीक है शिव, नीतीश, साक्षी। हाँ हाँ बिल्कुल साक्षी। 18 अगस्त से मस्ट प्रोबेबली मान के चलिए इसी मोड में हम लोग क्लास करेंगे, ऑफलाइन मोड में ही, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जाएगा। और पटना सेंटर के बच्चे ऑफलाइन बैठ के करेंगे। हाँ बिल्कुल रागनी। चलिए हेडिंग डालिए, राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम एकदम बिल्कुल सेक्शन वाइज करते चलिए। जैसे ही पेपर 1 पार्ट ए पूरा हुआ, समझिए कि 125 अंक पे आप तैयार हो गए, है ना संगम। ऐतिहासिक उपागम। ठीक है नीतीश, ऐतिहासिक उपागम देखिए। ऐतिहासिक उपागम का इससे संबंधित एक बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, उसको याद रखिएगा। ऐतिहासिक उपागम इस अवधारणा पर आधारित है कि वर्तमान राजनीति ही आधुनिक इतिहास है। तथा
वर्तमान राजनीति ही आधुनिक इतिहास है, और जिसे आप प्राचीन इतिहास कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि अतीतकालीन राजनीति है। देखो, वर्तमान राजनीति ही आधुनिक इतिहास है तथा अतीतकालीन राजनीति ही प्राचीन इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति और इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध है। बताइए, इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस स्टेटमेंट का मुख्य मतलब यही हुआ कि राजनीति व इतिहास के मध्य बेहद घनिष्ठ संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक समस्याओं की जो जड़ है उसे इतिहास में जाकर पहचाना जा सकता है ना? तो यह सिद्धांत इस मान्यता में भरोसा रखता है कि राजनीतिक समस्याओं की जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। यानी सही तरीके से राजनीतिक अध्ययन को तभी अंजाम दिया जा सकता है जब आप इतिहास की शरण में जाएंगे। यही इसका मतलब हुआ ना? इसका मतलब हुआ कि इतिहास की शरण में जाकर ही इतिहास की शरण में जाकर ही राजनीतिक सिद्धांत के साथ न्याय किया जा सकता है। इतिहास की शरण में जाकर ही राजनीतिक सिद्धांत के साथ न्याय किया जा सकता है। इसका मतलब सुस्पष्ट है कि भाई इतिहास की बुनियाद पर राजनीतिक अध्ययन को यह उपागम बढ़ावा देता है। यही हमें यहां से सीख मिल रही है ना? सोनू कुमार, इसके लिए आप प्रबंधन से संपर्क करिए। आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। और टॉपिक पे फोकस करिए। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम के बारे में। ऐतिहासिक उपागम का सीधा मतलब है कि अगर राजनीतिक अध्ययन को अंजाम देना है
तो इतिहास की मदद से राजनीतिक अध्ययन में आगे बढ़िए, यही इसका निहितार्थ है। इतिहास की मदद से राजनीतिक अध्ययन में आगे बढ़िए, इतिहास के बिना नहीं। इसकी अपनी लॉजिक है, अलग अलग विचारक लॉजिक देते हैं। सेबाइन, डनिंग, लास्की, इन तमाम विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम का बढ़ चढ़ के जिक्र किया है। सेबाइन तो यहां तक कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है: तथ्य, कारण और निवारण। इतिहास में ये तीनों संदर्भ देखने को मिलते हैं। इतिहास में तथ्य भी दिखेंगे, तथ्य किस कारण से घटित हुए थे, कारण भी दिख जाएंगे, और अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण भी दिख जाएगा। पंद्रह अगस्त कितने दिन की छुट्टी रहेगी? 3-4 दिन की छुट्टी तो रहेगी, मतलब मेरी क्लास की। प्रॉब्लम यह है कि उसी बीच में पटना से दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली से पटना वापस आऊंगा। तो आप मान के चलिए कि ऑप्शनल की क्लास ऑलमोस्ट 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन ऑफ रहेगी। जीएस की क्लास 13 की होगी, क्योंकि शाम वाली क्लास लेकर ही मैं लगभग इवनिंग की फ्लाइट से निकलूंगा पटना से दिल्ली। तो आप वाली क्लास चूंकि 6 बजे से होती है ना, तो इस क्लास को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऑप्शनल की तो छुट्टी 13 से ही हो जाएगी। इस महीने थोड़ा छुट्टियों का मौसम रहेगा, एक तो इंडिपेंडेंस डे की वजह से, और मंथ एंड में रक्षाबंधन की वजह से भी 3-4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। हाँ, बट इसके बाद फिर छुट्टियों के मौके कम रहेंगे। फिर आपकी क्लास बाधित नहीं होगी। कोशिश होगी हमारी कि संडे में भी आपकी क्लास हम करा दिया करेंगे। मैंने दिल्ली रहने पर तो संडे में क्लास हो ही सकती है ना। रूबी यादव, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा रिकॉर्डेड देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिएगा। अभी हमने क्या समझाया कि समझ में नहीं आया? दार्शनिक उपागम समझाया, वो समझ में नहीं आया। ऐतिहासिक उपागम अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया हूं। देखिए, हम क्या बता रहे थे? राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक उपागम। इसके अंदर हमने क्या बोला कि ऐतिहासिक उपागम इस अवधारणा में विश्वास रखता है कि वर्तमान राजनीति ही आधुनिक इतिहास है, यानी अभी जो राजनीति चल रही है यही आगे चलकर आधुनिक इतिहास का रूप धारण करेगी। और जिसे आप प्राचीन इतिहास कहते हैं वो बेसिकली अतीतकालीन राजनीति है। भाई, वर्तमान राजनीति ही आधुनिक इतिहास है। और जिसे हम इतिहास कहते हैं आज के दौर में, वो वास्तव में इतिहास क्या है? अतीतकालीन राजनीति है कि नहीं? कौन राजा किससे टकराया, किसको मारा, किसको काटा, वही सब तो पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? राजवंशों के कब्रगाह के रूप में इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो जिसे हम इतिहास मानकर आज पढ़ते हैं, बताइए वो अतीतकालीन राजनीति रही है कि नहीं? अगर पास्ट में राजनीति नहीं हुई होती तो आज उसे हम इतिहास के तौर पे पढ़ते क्या? और अभी जो राजनीति हो रही है, आपको नहीं लगता कि यही आधुनिक इतिहास है? जिसे हम इतिहास कहते हैं वह अतीतकालीन राजनीति है, और जिसे हम राजनीति कहते हैं यही आधुनिक इतिहास है।
हाँ बिल्कुल, दिल्ली सेंटर पे मिल सकते हैं। पटना से वापस आऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली सेंटर पे ही मेरी क्लास रहेगी, मुलाकात होगी। हाँ तो सोनू देखिए, हम पूरा मैसेज अब आपका पढ़े। सोनू कह रहे हैं कि मुझे ऑप्शनल की क्लास लिए 9 मंथ हो गए, लेकिन पेपर 1 का पार्ट ए का 80 लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया ना, क्योंकि आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन नहीं किए थे, है ना। जहां से आपने लेक्चर ज्वाइन किया था वो साइक्लिक ऑर्डर में बैच चला, क्योंकि इसी कमिटमेंट के साथ आपको जोड़ा गया था, मतलब एडमिशन अलाउ किया गया था कि चक्रीय रूप से जैसे सिलेबस वहां आएगा, मतलब जहां से आपका छूटा हुआ था वहां से आपको लाइव करा दिया जाएगा। आपको शायद ये नहीं बताया गया होगा कि सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो रिकॉर्डेड बैच आता है। हाँ, जो लोग रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन किए हैं उनको तो एक मुश्त प्रोवाइड करा दिया गया होगा, और वो बैच मुझे लगता है कि बहुत बाद में आया है, अप्रैल अप्रैल में। ठीक है। हाँ, जिसे मंजीत आज आप इतिहास कहते हैं, आपको नहीं लगता कि वो अतीतकालीन राजनीति है? और जिसे हम कहते हैं कि राजनीति चल रही है, यही आधुनिक इतिहास बनेगा। इसका मतलब कि राजनीतिक अध्ययन के लिए इतिहास पे निर्भर हुआ जा सकता है। भाई, ऐतिहासिक उपागम तो यही कहता है। चंदन, कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इत्मीनान से नियमित रूप से एक एक क्लास करते जाइए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब देखो जी, राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम का सबसे पहले जो उल्लेख दिखता है वो बेसिकली मैकियावेली की रचनाओं में दिखता है। सनी कुमार, हाँ बिल्कुल, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होगा, मिल जाएगा बुकलेट, वो सब अपने टाइम से मिलेगा। अभी तो आप पढ़ाई करिए। मैं बता रहा था कि ऐतिहासिक उपागम का जो उल्लेख मिलता है, इसका सबसे पहले उल्लेख सबसे पहले उल्लेख मैकियावेली की रचनाओं में मिलता है, मैकियावेली की रचनाओं में मिलता है। ठीक है। और इस उपागम से संबंधित, यानी राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम से संबंधित जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं, उनमें से कुछ चिंतकों का नाम ध्यान रखिएगा। इस उपागम से जुड़े चिंतक हेराल्ड जे
लास्की, सेबाइन, डनिंग इत्यादि। आपने फरवरी में क्लास ली थी, तो फरवरी में जहां जहां से आपकी क्लास शुरू हुई होगी फुल, उसके पहले की सारी क्लासेस आपको इस बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने लास्ट के 40 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, ठीक है, और कुल लेक्चर हुए हैं 175 लेक्चर, तो जो फर्स्ट 135 लेक्चर्स हैं वो आप इस साइकिल में पूरा कर लेंगी। 135 लेक्चर्स के बाद आपकी एक्सेस समाप्त हो जाएगी, मतलब लाइव एक्सेस समाप्त हो जाएगी। रिकॉर्डेड आप देख पाएंगी जब तक आपकी वैलिडिटी होगी। देखो, ऐतिहासिक उपागम कहता है कि भाई राजनीतिक गतिविधियों का अगर अध्ययन करना है तो इसके लिए आपको इतिहास की शरण में जाना होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने व समझने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तथ्य, कारण और निवारण, तथ्य, कारण और निवारण, ये तीनों इतिहास में निहित हैं। ये तीनों इतिहास में निहित हैं, तथ्य, कारण और निवारण। तथ्यात्मकता, कारणता, निवारणता, अगर इन तीनों को हम अमल में लाते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, राज्य से संबंधित गतिविधियों का बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर पाएंगे, है ना। और तथ्य, कारण, निवारण को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है इतिहास, क्योंकि इतिहास में ये तीनों होते हैं। तो मतलब ऐतिहासिक उपागम यह कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए आपको इतिहास की मदद लेनी चाहिए। राहुल अभी पढ़ाई करिए, इधर उधर की बातें फिर कभी होगी। साइड तो हो गए हैं सक्षम, और साइड हो जाएं। ओके, उस चैट की वजह से पता नहीं चल रहा है ना कि हम फ्रेम में कहां तक आ रहे हैं। अब तो हट गए हैं फ्रेम से। आप लिख लीजिए, इसी बहाने हम थोड़ा बैठ भी लेते हैं। नहीं नहीं, फूल बिल्कुल परेशान मत होइए आप, जब तक आप पूरा नहीं कर लेंगी तब तक वैलिडिटी समाप्त नहीं होगी, है ना। बस पढ़ाई करिए, इसकी चिंता ना करें। थिंकर्स का नाम इसमें है, सेबाइन और डनिंग का नाम लिख लो, दो का। लास्की का भी लिख सकते हो।
लिख लिए। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत का जो ऐतिहासिक उपागम है, इसको लेकर कुछ रिस्क भी है, या कह लीजिए इसकी कमियां भी है, जो आमतौर पे इस सिद्धांत मतलब इस उपागम के जो आलोचक हैं वो यह बताते हैं, दीपक कृष्णा, कि भाई ऐतिहासिक उपागम ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास पे आश्रित हो जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के अंदर जो बातें लिखी गई है कितनी सत्य है कितनी असत्य है, इसकी क्या गारंटी है? आपको मालूम है दरबारी इतिहासकारों द्वारा भी इतिहास लिखा जाता है, प्लस एक अनुशासन के तौर पर, एक विषय वस्तु के तौर पर इतिहास का दायरा बेहद व्यापक है। अब इतिहास का दायरा चूंकि बेहद व्यापक है, ऐसी स्थिति में इतिहास के अंदर कौन से तथ्य प्रासंगिक तथ्य है, कौन से तथ्य अप्रासंगिक है, इसका निर्धारण कैसे होगा? यह मुश्किल है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, है ना? प्रासंगिक व अप्रासंगिक तथ्यों का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि एक विषय वस्तु के तौर पे इतिहास काफी व्यापक है, प्लस इतिहास में तथ्यों की सत्यता को लेकर भी संदेह है। तो ऐसी स्थिति में इतिहास की बुनियाद पर राजनीति का अध्ययन कहां तक उपयुक्त होगा, कहां तक उपयोगी होगा, बताइए? ये चिंता का विषय है कि नहीं? ये चिंता का विषय है। दायरा इतना व्यापक है कि प्रासंगिक व अप्रासंगिक तथ्यों को चिन्हित कर पाना ही मुश्किल होगा। तो ये ऐतिहासिक उपागम के आलोचक ऐसा कहते हैं। अच्छा, जो ऐतिहासिक उपागम के समर्थक है, अब है गवर्नेंस अभी नहीं हुआ है, कर लेंगे। अभी तो टॉपिक पे फोकस करिए। गवर्नेंस का जब शेड्यूल आएगा हो जाएगा गवर्नेंस, है ना? हम टीचरों का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट के पास होता है, वो चैनल बदलते रहते हैं। अभी चैनल लगा दिया पटना का, प्रकट हो गए, आगे चैनल चेंज होगा, चला जाएगा दिल्ली का, उधर पहुंच जाएंगे। अभी पॉलिटिकल गवर्नेंस, परसों कुछ और। ठीक है, तुम लोगों की चाय फ्लो ही तोड़ दे रही है। अब बताओ, अभी क्या बता रहा था, दिमाग से उतर गया? हाँ, मैं ये बता रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक उपागम के आलोचकों का क्या कहना है। तो हमने आलोचना पढ़ लिया था, निहाल। अब सवाल ये उठता है कि जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। तो समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो ऐतिहासिक उपागम है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत को समझने में और सहूलियत प्रदान करता है, और उनका कहना है कि वर्तमान में सांदर्भिक उपागम के तौर पे ऐतिहासिक उपागम निरंतर महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक उपागम को आखिर किस किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐतिहासिक उपागम को अपनाने के दो तरीके हैं, एक परंपरागत और एक समकालीन। उसी का जरा जायजा लेते हैं। प्रीति, देखिए,
देखिए ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप में इसे पाठ्यमूलक उपागम के रूप में स्वीकार किए जाते रहा है, लेकिन आधुनिक दौर में यानी समकालीन दौर में इसे सांदर्भिक उपागम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ना। पाठ्यमूलक उपागम, पाठ्यमूलक उपागम, पाठ्यमूलक उपागम से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक है वो है एंड्रयू हैकर, है ना। ध्यान से समझिएगा इसको। और सांदर्भिक उपागम से संबंधित जो प्रमुख चेहरा है वो है आपका क्वेंटिन स्किनर। आप जरा समझिए कि ये पाठ्यमूलक उपागम क्या कहता है, सांदर्भिक उपागम क्या कहता है। ठीक है, देखें। पाठ्यमूलक उपागम कहता है कि कोई भी गौरव ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एपिक है, माना कि ये कोई गौरव ग्रंथ है। गौरव ग्रंथ समझ रहे हैं, महान ग्रंथ, महान ग्रंथ, महान ग्रंथ। ठीक। अब किसी महान ग्रंथ में जो भी बातें दी गई है, जो भी बातें, जिसे मान लीजिए ठीक, ये है गौरव ग्रंथ। ध्यान से समझना, एक बार इसका तस्वीर क्लियर हो जाएगा ना दिमाग में, तो फिर भाषाई रूप तो आप आसानी से दे ही देंगे। देखिए ये है गौरव ग्रंथ, और इस गौरव ग्रंथ के अंदर मान लीजिए 5 बेहद महत्वपूर्ण बातें दी गई है। बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम जस्ट फॉर एजम्पशन 5 महत्वपूर्ण बातों को एज्यूम कर रहे हैं। एक बात का उल्लेख यहां पर किया गया है, एक बात का उल्लेख यहां पर, एक को यहां मेंशन किया गया है, एक को यहां पे, एक बात यहां दी गई है। ठीक, ये 5 महत्वपूर्ण बातें यहां उल्लेख की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पाठ्यमूलक उपागम है ये कहता है कि जो महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ, वो सार्वभौमिक रूप से, सर्वकालिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। कहने का मतलब कि किसी महान ग्रंथ में, गौरव ग्रंथ में कही गई जो भी बातें होंगी वे देश, काल व परिस्थितियों से परे होंगी। मान लीजिए ये महान ग्रंथ आज से 1000 वर्ष पहले लिखा गया है, तो आप इस पक्ष पे फोकस मत करिए कि 1000 साल पहले की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, डजंट मैटर। चूंकि ये गौरव ग्रंथ है, चूंकि ये महान ग्रंथ है, तो इसमें जो बातें कही गई, चाहे 1000 साल पहले कही गई, ध्यान रखना, अगर 1000 साल पहले कही गई हैं तो उन दिनों ये बातें बेहद महत्वपूर्ण थी, ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, और आज से 1000 साल आगे भी
उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी। यानी देश काल व परिस्थितियों से ऊपर उठकर गौरव ग्रंथों में कही गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। यानी इतिहास की घटनाओं से गौरव ग्रंथ को मुक्त करते हुए उसका अध्ययन करिए। अब मेरा कहने का मतलब कि आज से 1000 वर्ष पहले जो गौरव ग्रंथ लिखा गया है, 1000 वर्ष तो काल हो गया समय कि 1000 वर्ष पहले का है। देश मान लीजिए यूरोप में लिखा गया है, स्थान, परिस्थितियां उन दिनों की क्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, तो भाई उन दिनों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां यही तो प्राचीन इतिहास है। तो उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गौरव ग्रंथ में जो बातें कही गई है इसे महत्वपूर्ण सिद्ध की जा सकती है। अब जैसे मान लो यहां पर कोई बात कही गई है थोड़ी देर के लिए, ये बात मान लो ये एम है, तो जो एम बात कही गई है, संभव है जब ये बात कही गई थी, जब ये गौरव ग्रंथ लिखा गया था, उस दौर, उस स्थान व उस परिस्थिति के लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या गारंटी है कि 1000 साल बीत जाने के बाद आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है? प्लस स्थान के लिहाज से भी माना कि मिडिल ईस्ट में यह महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन साउथ एशिया में क्या गारंटी है कि महत्वपूर्ण हो? उन दिनों की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में भेद है, अंतर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इतना तो तय है कि आज के दौर में ऐतिहासिक उपागम पाठ्यमूलक उपागम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब देखो एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं। शरिया कानून के बारे में अक्सर आप सुनते हैं, और खास करके कुछ मुद्दों को लेकर यह कानून गाहे बेगाहे खूब चर्चा में रहता है। खास करके एक तरह से कह लीजिए पॉलीगैमी को लेकर, यानी एक समय में एक पुरुष अधिकतम 4 पत्नियों से शादी कर सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है। शरिया के अंदर इसे जायज माना गया, शरिया या शरीयत है ना। लेकिन जरा सोचिए, पाठ्यमूलक उपागम कहता है कि जो गौरव ग्रंथ में लिख दिया गया, सवाल पैदा नहीं करना है, उसे हूबहू फॉलो करना है। क्योंकि महान ग्रंथ महान इसलिए है क्योंकि वो सर्वकालिक रूप से महत्वपूर्ण है, सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण है। स्थान बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन उसका महत्व कम नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात राहुल? तो पाठ्यमूलक उपागम कहता है कि जो भी गौरव ग्रंथ में बातें कही गई है, ध्यान पूर्वक उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे दिमाग की बत्ती उतनी ही जलेगी। गौरव ग्रंथों पर संदेह नहीं किया जाता, हूबहू उनका अनुसरण किया जाता है। लेकिन सांदर्भिक उपागम कहता है कि गौरव ग्रंथ में अगर कोई तथ्य दिया गया है, संगम, अगर कोई तथ्य दिया गया है, तो जिस रूप में वो तथ्य दिया गया है हम हूबहू उसी रूप में उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि ग्रंथ कब लिखा गया, उस ग्रंथ में इस तथ्य को कब शामिल किया गया, और जब शामिल किया गया उस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, इस ग्रंथ का ताल्लुक किस क्षेत्र से है, किन लोगों से है। यानी उस दौर के इतिहास का हम आकलन करेंगे और इतिहास की बुनियाद पर इस तथ्य का परीक्षण करेंगे और फिर डिसीजन पे पहुंचेंगे कि वर्तमान संदर्भ में यह कितना महत्वपूर्ण, कितना महत्वहीन। यानी किसी भी तथ्य को हूबहू उसी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे उसकी परिस्थितियों के अनुसार। अब फिर से आ जाइए शरिया कानून पर, जिसपे मैंने कहा कि पॉलीगैमी अलाउड है। पाठ्यमूलक उपागम कहता है कि सवाल न करो, जैसे है वैसे स्वीकार करो। सांदर्भिक उपागम कहता है कि नहीं, यह कानून जब बना था, समझ रहे मेरी बात, मध्य पूर्व के अंदर, क्योंकि देखिए जो इस्लामिक वर्ल्ड है, आमतौर पे आप देखेंगे
कि इस्लाम के अंदर कबीलों का कल्चर है, खास करके मिडिल ईस्ट में, या कह लीजिए पश्चिम एशिया पूरा, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि। आपको नहीं लगता कि ये जो स्थान है, मतलब भूमि, लैंड, और किर्ग, उज्बेक, तजाक, ये सब ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये बड़ी वार मॉन्गरिंग कम्युनिटी थी। वार मॉन्गरिंग मतलब थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के, योद्धा टाइप के, लड़ाके टाइप के। तो ये क्या होता था कि ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। अब जाहिर सी बात है, युद्ध के मैदान में कौन जा रहा है? पुरुष जा रहे हैं। अब पुरुष बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं, तो उनकी पत्नियां विधवा हो रही हैं। तो भाई उन विधवा महिलाओं की बेहतर देख रेख करने का क्या साधन होगा? तो समाज में उन दिनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प निकाला गया कि जो व्यक्ति बेहद साधन, चंदन तुम टॉपिक पे फोकस करो, कहानी लिखना शुरू करोगे, हम ब्लॉक करवा देंगे कि दोबारा कोई मैसेज नहीं कर पाओगे। इसलिए एकदम कूल होके केवल समझो। तब से 6 लाइन का मैसेज डाल देते हो, नजर वहां जाती है, मेरी पूरी फ्लो टूट जाती है। नहीं, हम कल से चैट ऑफ रखेंगे, लास्ट के 15 मिनट ओपन करेंगे। फिर बीच में अगर इंटरनेट इशू आया, कुछ डिस्टरबेंस हुआ, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये चैट ओपन इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई वाजिब समस्या आई तो आप उसके माध्यम से इंगित कर सके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बचपना की नुमाइश करने के लिए चैट बॉक्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शनल की क्लास को जीएस की तरह मत लीजिए। गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तमाम पुराने बच्चे हमसे मिलते हैं, वो बताते हैं कि सर रिवीजन के लिए बहुत लंबा गैप हो गया, अब लग रहा है कि एक बार रिवाइज करने में कम से कम 40-50 दिन लग जाएंगे। बड़ा सिलेबस है ना, सिनॉप्सिस भी लिखवाऊंगा तो 1500 पन्ने का क्लास नोट्स हो जाएगा। रिवाइज करने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। इसलिए चीजों को लाइटली मत लीजिए। एक बार पढ़ डालिए, जिंदगी में यह सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं देगा। आपने मेरी फ्लो ही तोड़ दी। अब क्या समझा रहा था वो मेरे दिमाग से उतर गया। हम क्या यहां लैपटॉप लेके छाप के बैठे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है कि 5 लाइन बोल दिया हूं, 6ठी लाइन क्या आ रही है? इतनी बात समझ में नहीं आती आपको? लाख मना करने के बावजूद भी समझाने के क्रम में लिखते रहते हो। जो लोग ऐसा करते हैं वो मेरी नजर में एकदम गिर जाते हैं। मैं साफ साफ जान जाता हूं कि ये निहायत नौटंकीबाज है, इसको पढ़ना लिखना नहीं है, सस्ता कोर्स फी है, मुंह उठाए चला आया, एडमिशन ले लिया। अन्यथा जब चीजें समझाई जा रही हो, कहां से तुम टाइम मैनेज कर लोगे उस दौरान इधर उधर की बकैती करने का? लिखे जा रहे हो 6-6 लाइन। हम चीजों को पूछने का आपको पर्याप्त अवसर देते हैं कि बताइए टॉपिक पूरा हो गया, आप बखूबी समझ पाए, कहीं कोई समस्या तो बताएं। तब तो नहीं बताएंगे। जैसे हम समझाना शुरू करेंगे टॉपिक, आप क्लास का मजाक बनाना शुरू करेंगे। यहां इना मीना टीका मत खेलिए। आज ये टॉपिक पे इसको समझ लीजिए, पाठ्यमूलक और सांदर्भिक में क्या अंतर है। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो सांदर्भिक उपागम है, ये कहता है कि भाई चलो, अगर शरिया में ये लिखा हुआ है कि एक पुरुष एक ही समय में अधिकतम 4 शादियां कर सकता है, तो आज का परिप्रेक्ष्य और जब लिखा गया था उस दौर के परिप्रेक्ष्य में तुलना करनी पड़ेगी कि नहीं? देवेंद्र, सुनील, चंदन, राहुल, उस दौर से तुलना करनी पड़ेगी। चलो, आज के दौर में एक पति 4 पत्नियां, ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता, और व्यवहार में ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब कोई चर्चा का विषय बनने के लिए जबरदस्ती दिखावाबाजी में ऐसा कर डाले तो अलग बात है। एक बीबी संभलती नहीं, 4-4 कहां संभाल लोगे?
दूसरी बात, जब ये व्यवस्था अपनाई गई उस समय ये कितना उपयुक्त थी? तो मैं वही आपको बता रहा था, ये बेसिकली इस्लाम की परंपरा है। इस्लाम का उदय कहां हुआ? वेस्ट एशिया, खास करके मिडिल ईस्ट वाला जोन। वहां पर समुदाय कबीलाई समुदाय था, वारमोंगरिंग थे, अपनी वीरता के लिए, शौर्य के लिए जाने जाते थे। तो शौर्य की नुमाइश करने में आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे पर कब्जा जमाते, इस चक्कर में बड़ी संख्या में पुरुष हताहत होते थे। तो भाई उनकी विधवाओं को उनकी देखभाल करना, बेहतर जीवन देना, ये किसका दायित्व था? समाज का ही दायित्व था। और समाज ने तय किया कि पति पत्नी से अत्यधिक विश्वसनीय रिश्ता क्या ही होगा। तो बेहतर है कि जो लोग साधन संपन्न है, जो अपने परिवार मतलब स्वयं, पत्नी, बाल बच्चे, इनके अलावे दो तीन और महिलाओं का ध्यान रख सकते हैं, तो उन्हें इजाजत है, उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उनका पूरा ध्यान रखें, ताकि उन्हें एक बेहतर जीवन दिया जा सके। अब जरा सोचिए, जिस दौर में यह परंपरा अपनाई गई, उस दौर के लिए बताइए यह बेहद शानदार परंपरा रही होगी कि नहीं? अगर मानवीय आधार पे आप इस परंपरा का अवलोकन करें तो आप साफ साफ समझ पाएंगे कि यह परंपरा बेहद शानदार परंपरा रही होगी, है ना? तो अगर मान लीजिए शरिया कानून कहता है कि एट अ टाइम यू कैन मैरी 4 वाइफ्स, तो जरा देखो कि यह बात जब लिखी गई है उस समय का संदर्भ क्या है, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, वो क्षेत्र कैसा था। तो जब देश काल व परिस्थितियों के अनुसार इस तथ्य का आकलन करते हैं, तब आप पाते हैं कि हां, उन दिनों के लिए यह बढ़िया व्यवस्था थी, चंदा। लेकिन इसी तथ्य को जब आज के संदर्भ में हम आंकते हैं, तो बताइए ईमानदारी से, हमें साफ साफ ये दिख जाता है कि नहीं, कि नहीं भाई, आज के संदर्भ के लिए तो ये उपयुक्त नहीं है। बताओ, ये बात समझ पाए कि नहीं, कि आज के संदर्भ के लिए उपयुक्त है? ये नहीं है। आज कौन से लोग तलवार गणा से कटार लेकर युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं? आज का समाज कबीलाई समाज भी नहीं है। इस्लाम में शरिया कानून इस्लामिक कानून है ना? तो अब आप समझ पाए कि ऐतिहासिक उपागम का जो पाठ्यमूलक स्वरूप है और सांदर्भिक स्वरूप है, इन दोनों में आप खुद बताइए मुझे, कृष्णा, अमृता, इन दोनों में वर्तमान परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त कौन है? अगर हाल में, आधुनिक दौर में ऐतिहासिक उपागम को एक सफल उपागम के रूप में आप देखना चाहें तो किस रूप में देखना चाहेंगे? या फिर आज के दौर में ऐतिहासिक उपागम किस रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है? पाठ्यमूलक उपागम के रूप में कि सांदर्भिक उपागम के रूप में? बताओ। हाँ, वर्तमान में बताइए, पाठ्यमूलक उपागम अप्रासंगिक हो गया है कि नहीं? अप्रासंगिक हो गया है, चंदन। तो उपयुक्त कौन सा है, राधिका? सांदर्भिक उपागम। तो वर्तमान में सांदर्भिक उपागम के रूप में ऐतिहासिक उपागम अपनी पहचान प्राप्त कर रहा है। यह है जी पूरी ऐतिहासिक उपागम की कहानी। अब बताइए, ऐतिहासिक उपागम में आपको जो भी समझाया गया पिछले 40-45 मिनट में, क्या आप उसे समझ पाए? और जो हमने बोर्ड वर्क किया उसे अपनी नोटबुक में आपने दर्ज किया?
ऑल क्लियर, नो डाउट, गुड। ठीक है, आतिफा, अमृता, चंदन, योगेश, देवेंद्र, रुद्र, रिया एंड ऑल। तो कल जब हम लोग मिलेंगे ना, तो आप याद दिलाएंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम आपको डिक्टेट करा दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। अच्छा ये बताइए, क्लास होने के बाद ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में कितनी देर बाद आपके पास उपलब्ध हो जाता है? अंश, मंजीत, आधे घंटे बाद तो उपलब्ध हो ही जाता होगा ना। ट्राइबल कम्युनिटी समझ, ट्राइब्स के फॉर्म में दीपक, अलग अलग जनजातीय समूह। हाँ, तो जब तुरंत उपलब्ध हो जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई फेसेट रिवाइज करने का मन हो तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए। देखिए देवेंद्र बता रहे हैं कि 5-10 मिनट के अंदर। हंस करें 30 मिनट, चलिए तो 30 मिनट भी कोई ज्यादा थोड़ी है। कभी कभी 8-9 घंटे तो हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो याद दिलाइएगा, सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम डिक्टेट करा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।